दिलीप कुमार भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में एक ऐसा नाम जो अपनी मेहनत और लगन की बुनियाद पर इस इंडस्ट्री में कामयाब और मशहूर हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की मिसाल दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार का फिल्मों में आना एक इत्तेफाक है। वजह सिर्फ एक ही थी, वह फिल्मों में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते थे। जबकि उनके बचपन के दोस्त राज कपूर, जो पहले से ही फिल्मों में थे, अपने दोस्त दिलीप कुमार को फिल्मों में काम करने के लिए जोर दे रहे थे। मगर ये इत्तेफाक है कि दिलीप कुमार का शौक एक्टिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभिनय के महानायक दिलीप कुमार ने बॉम्बे में रहने के बावजूद 14 साल की उम्र तक कोई फिल्म नहीं देखी थी। दिलीप कुमार अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, एक कामयाब जिंदगी जीना चाहते थे। मगर उनके दिल में कभी भी यह ख्याल नहीं आया था कि जिस काम में उनकी दिलचस्पी जर्रा बराबर भी नहीं है, वही काम एक दिन उनकी कामयाबी का जरिया बन जाएगा और दुनिया उनको यूसुफ खान के बजाय दिलीप कुमार के नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता गुलाम सरवर खान अपने परिवार को लेकर जब बॉम्बे आए तो उन्होंने यहाँ अपने फलों का काम फिर से शुरू किया। किस्मत उनकी रंग लाई और वो बॉम्बे में फलों के बड़े व्यापारी बन गए। लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पिता के कारोबार में शामिल होना पड़ा। उस वक्त दिलीप कुमार सिर्फ यूसुफ खान हुआ करते थे। एक दिन की बात है, यूसुफ खान की किसी बात पर अपने पिता गुलाम सरवर खान से बहस हो गई और वो अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़कर पुणे चले गए। क्योंकि उनको अंग्रेजी की बहुत अच्छी समझ थी, इसलिए उन्हें ब्रिटिश आर्मी की कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। उसी कैंटीन में दिलीप कुमार ने अपनी सैंडविच की एक दुकान खोल ली, जो उस समय अंग्रेज सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। कैंटीन में काम करते हुए एक दिन एक सीनियर के कहने पर दिलीप कुमार ने भारत की शान और शौकत और अजमत पर भाषण दिया और कहा कि भारत एक मेहनती, सत्यनिष्ठ और अहिंसक लोगों का देश है। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया कि उनकी देशभक्ति से लबरेज भाषण का वो हश्र हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिलीप कुमार के भाषण पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और वो बहुत खुश भी हुए, लेकिन उनकी सफलता का आनंद ज्यादा देर तक नहीं रहा। उनको ताज्जुब हुआ कि पुलिस अधिकारियों का एक समूह वहां पहुंच गया और उन्हें हथकड़ी लगा दी। कहा कि उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिए गए भाषण की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। दिलीप कुमार को यरवड़ा जेल ले जाया गया और कुछ ठीक ठाक दिखने वाले लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया गया। दिलीप कुमार को उन लोगों के बारे में बताया गया कि वे महात्मा गांधी के मानने वाले थे। उनके पहुंचने पर जेलर ने उनको भी गांधी वाला कहा। दिलीप कुमार समझ नहीं पाए कि वह उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बाद में उन्होंने देखा कि उस कोठरी में मौजूद सभी लोगों को अंग्रेज सिपाही गांधी वाला कहते हैं। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज सिपाही उनको गांधी का अनुयायी मान रहे हैं, इसलिए उनको भी गांधी वाला कहा जा रहा है। जेल में दिलीप कुमार को पता चला कि स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल की एक कोठरी में बंद थे और वे सभी उनके साथ भूख हड़ताल पर थे। दिलीप कुमार को लगा कि उनको भी उनके साथ उपवास करना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी भोजन को अस्वीकार कर दिया जो उनके लिए एक गंदी थाली में लाया गया था। रात लंबी थी और भूख की पीड़ा ने उनको सुबह तक जगाए रखा। अगली सुबह सेना के एक मैनेजर ने दिलीप कुमार को रिहा कर दिया। दिलीप कुमार पुणे से 5,000 रुपए लेकर वापस लौटे और अपने पिता के फलों के काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन उनके पिता गुलाम सरवर खान ने उनको नैनीताल जाकर सेब का बागीचा खरीदने का काम सौंपा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार ने महज 1 रुपया एडवांस देकर समझौता कर लिया। हालांकि इसमें बागीचे के मालिक की भूमिका ज्यादा थी, लेकिन गुलाम सरवर खान अपने बेटे को कामयाब देखकर खुश हुए और खूब शाबाशी दी। दिलीप कुमार ने अपने कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए कई काम किए। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए, इसलिए बाद में बंद कर दिया। अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार बताते हैं कि एक दिन उनको लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए दादर के पास ब्रिटिश आर्मी कैंट में किसी से मिलने जाना था। वह चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी पर पड़ी। डॉक्टर मसानी को दिलीप कुमार विल्सन कॉलेज से ही जानते थे। दिलीप कुमार उनके पास गए और अपना परिचय दिया। दिलीप कुमार को अपने सामने पाकर डॉक्टर मसानी ने पूछा, यूसुफ तुम यहाँ कैसे? दिलीप कुमार यानी उस वक्त के यूसुफ खान ने कहा, मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए व्यापार करने की सोच रहा हूँ और इसीलिए दादर जा रहा हूँ। यूसुफ की बात सुनकर डॉक्टर मसानी ने कहा, मैं बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने मलाड जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है वहाँ तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए। पहले तो दिलीप कुमार ने वहाँ जाने से मना कर दिया, फिर ख्याल आया कि बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, कम से कम स्टूडियो देखने का मौका ही मिल जाएगा।
लिहाजा मसानी के साथ बॉम्बे टॉकीज जाने को तैयार हो गए। दिलीप कुमार को क्या पता था कि यहीं से उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। देविका रानी एक फिल्म स्टार भी थी और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन भी। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार बताते हैं कि जब हम लोग देविका रानी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और पास ही पड़े चेयर पर मुझे बैठने के लिए इशारा किया। डॉक्टर मसानी ने मेरा परिचय उनसे कराया और मेरे लिए काम की बात भी की। उस वक्त देविका रानी दिलीप कुमार को बहुत ही हैरानी से देख रही थीं, जैसे मानो उनके दिलो दिमाग में दिलीप कुमार के लिए कोई तस्वीर चल रही हो। देविका रानी दिलीप कुमार से पूछती हैं, क्या तुम्हें उर्दू आती है? दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को बताने लगे, ये यूसुफ है, पेशावर से मुंबई अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ आकर बस गए हैं और यहाँ इनके पिता का फलों का कारोबार है। देविका रानी ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ दिलीप कुमार से पूछा, क्या तुम एक्टर बनोगे? इससे पहले कि दिलीप कुमार कुछ कह पाते, देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में एक्टर की नौकरी के लिए उन्हें 1250 रुपए मासिक का ऑफर दे दिया। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार से इशारे में इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए कहा। दिलीप कुमार ने इतने बड़े ऑफर के लिए देविका रानी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके पास फिल्मों में काम करने का ना तो कोई अनुभव है और ना ही कला के बारे में वो कुछ जानते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अभी तक दिलीप कुमार ने सिर्फ एक ही फिल्म देवलाली में देखी थी, जो वार पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी और सेना के जवानों के लिए प्रदर्शित की गई थी। देविका रानी बहुत समझदार थीं। वो दिलीप कुमार के अंदर छुपे हुए टैलेंट को महसूस कर रही थीं और उनसे हाँ कहलवाना चाहती थीं। देविका रानी ने फौरन एक सवाल किया, आप अपने परिवार के फल व्यापार में कितने अनुभवी हैं? दिलीप कुमार का मन फलों के व्यापार में लगता नहीं था, इसलिए इस व्यापार में उनका कुछ खास अनुभव भी नहीं था। यही वजह थी कि दिलीप कुमार ज्यादा अनुभव का दावा भी नहीं कर सके थे। देविका रानी ने कहा, जब तुम फलों और उसकी खेती के बारे में सीखने के लिए कोशिश कर सकते हो तो अभिनय और उसकी बारीकियों को भी सीख सकते हो। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए देविका रानी ने कहा, दरअसल मुझे फिल्म बनाने के लिए एक खूबसूरत जवान और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है और ये सारी खूबियां मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूँ, इसलिए इस ऑफर के लिए सुकून से सोच समझकर जवाब देना। घर पहुंचकर सबसे पहले इस ऑफर के बारे में दिलीप कुमार ने अपने भाई अयूब खान को बताया। उनके भाई को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त 1250 रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात थी, जबकि उस वक्त दिलीप कुमार के दोस्त राज कपूर को फिल्मों में अभिनय करने के लिए 170 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इसलिए देविका रानी के ऑफर पर उनको यकीन नहीं हुआ और सालाना वेतन समझ लिया। दिलीप कुमार को अपने भाई अयूब खान की बात सही लगी। अब उनको एक साल के 1250 रुपए कम लगने लगे, क्योंकि ये मामूली सा वेतन था जिसमें गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन ऑफर ठुकराने से पहले एक बार देविका रानी से कंफर्म करना जरूरी था। इसके लिए दिलीप कुमार ने डॉक्टर मसानी से बात की। डॉक्टर मसानी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये 1250 रुपए सालाना नहीं बल्कि एक महीने की तनख्वाह है। दिलीप कुमार के यकीन दहानी के लिए एक बार फिर से कंफर्म करके उनको बताया। तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वो इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। शशिधर मुखर्जी और अभिनेता अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों से अब यूसुफ खान एक्टिंग और उसकी बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए वो रोजाना सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंचते और शाम को 6 बजे घर वापस आते। एक दिन जब वो स्टूडियो पहुंचे तो इत्तला मिली कि देविका रानी ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, देविका रानी ने अपने शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम होना चाहिए, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। कुछ देर की शांति के बाद देविका रानी ने कहा, यूसुफ, तुम्हें यह नाम कैसा लगा? यह सुनकर दिलीप कुमार खामोश हो गए। वो नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा, ऐसा करना अक्लमंदी होगी और काफी सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। देविका रानी को लोगों को परखने की अच्छी समझ थी। वो दिलीप कुमार का लंबा और कामयाब फिल्मी करियर देख रही थीं। इसलिए देविका रानी ने सोचा कि स्क्रीन नेम रखना बेहतर होगा और इस नाम में एक सेकुलर अपील भी होगी। देविका रानी को बाजार की समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए
हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकारता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ रहा था और स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थीं। यूसुफ खान अपने नाम को बदलने के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन सोचने के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा। देविका रानी ने उन्हें इजाजत तो दे दी, लेकिन जल्दी फैसला लेने को कहा। देविका रानी के ऑफिस से बाहर निकलकर वो स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया, यूसुफ, किस सोच विचार में डूबे हो? दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। कुछ लम्हा सोचकर शशिधर मुखर्जी ने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही हैं। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे फायदे की बात है। ये बहुत ही अच्छा नाम है। यह बात दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूंगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अमेय चक्रवर्ती के निर्देशन में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। सन 1944 में प्रदर्शित इस फिल्म के साथ ही भारतीय फिल्म इतिहास को दिलीप कुमार मिले, लेकिन इत्तेफाक से उनकी पहली फिल्म नहीं चली। उस वक्त की बहुत ही मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा, इस फिल्म में लगता है कि किसी मरियल और भूखे दिखने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने हेराल्ड के संपादक B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार की अभिनय क्षमता को भांप लिया था। ये वही B.R. चोपड़ा है जो बाद में मशहूर फिल्मकार बने। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी की है वह उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। इस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार रऊफ अहमद ने पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित किताब बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा में भी किया है। पहली फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन देविका रानी के अंदाजे के मुताबिक दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते भारतीय फिल्म जगत में कई कुमार सामने आ गए। दिलीप कुमार को लेकर जो सेक्युलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था वो कितना वास्तविक था और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सेक्युलर भाव का चेहरा बने, इसे गोपी फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए भजन सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम में अभिनय करते हुए उन्हें देखकर बखूबी होता है। वास्तविकता से भरपूर ये गाना सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम आज भी जब कोई फिल्मी पर्दे पर देखता है तो मंत्रमुग्ध होकर दिलीप कुमार को देखता रह जाता है। दिलीप कुमार ने लगभग 60 फिल्मों में काम किया। भले ही आज दिलीप कुमार हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर अपनी दमदार एक्टिंग, डायलॉग बोलने के अंदाज और अच्छे स्वभाव की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे। जब जब हिंदी फिल्मों का जिक्र किया जाएगा, दिलीप कुमार जैसी शख्सियत का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गर्व के साथ लिया जाएगा।